पहला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों के व्यापारी केंद्रों को फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री का अर्थ क्या है? वह स्थान जहां कंपनी के अफसर काम करते थे, सामान उत्पादन करने की जगह, सैनिकों का प्रशिक्षण स्थल, अंग्रेज अधिकारियों के बच्चों का शिक्षा पाने की जगह। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, वह स्थान जहां कंपनी के अफसर काम करते थे उसी को फैक्ट्री कहा जाता था। प्रश्न संख्या सेकंड, अल्फ्रेडी सूजा ने किस यूरोपीय कंपनी के बारे में लिखा है कि एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में धर्मदंड लेकर भारत में प्रवेश किया? धर्मदंड को अलग रखकर एक हाथ में सोना उठा लिया और अपनी जेब भरने शुरू कर दी। जब उनकी जेबें इतनी भारी हो गई कि उन्हें एक हाथ से नहीं संभाल सके तो उन्होंने अपनी तलवार भी फेंक दी। किसके बारे में बोला गया अल्फ्रेडी डी सूजा के द्वारा? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, इसके अलावा डच। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगाली गवर्नर है अल्फ्रेडी डी सूजा ने ऐसा पुर्तगाली कंपनी के बारे में ही बोला हुआ था। जैसे कि पुर्तगालियों ने देखा जाए तो व्यापार तो था ही उनका लक्ष्य, लेकिन व्यापार के साथ साथ यहाँ पे धर्मांतरण, क्रिश्चियनिटी धर्म को प्रमोट करना जितना अधिक से अधिक हो सके उसमें भी उन लोगों के द्वारा काफ़ी बल दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव, थॉमस स्मिथ, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे थॉमस। यहाँ पे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अधिकार पत्र प्रदान किया हुआ था। शुरुआत में कंपनी के हिस्सेदारों की संख्या देखा जाए तो 217 थी। कंपनी के हिस्सेदारों में रानी एलिजाबेथ प्रथम का भी काफ़ी हिस्सेदारी था। यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी कब अस्तित्व में आई? 1605, 1671, 1702, 1709। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 1709 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और न्यू कंपनी दोनों इंग्लैंड की कंपनी थी जिसको मिलाकर एक संयुक्त कंपनी बनाया गया था। और 1709 में ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1709 में ही यह अपने अस्तित्व में आई थी, जिसका नाम था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है बीपीएससी के लिए। भारत में पहली बार कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया हुआ था? कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एम्सहर्ट, लॉर्ड क्लाइव। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, जैसे कि कंपनी के कार्यकर्ता जो भी थे यहाँ पे बड़े मात्रा में उस समय निजी व्यापार यहाँ पे किया करते थे तथा आंतरिक करों से बचने के लिए ये लोग दस्तक का प्रयोग किया करते थे। आपको कमेंट करके बताना है कि दस्तक किस मुगल शासक के द्वारा दिया गया था, कमेंट जरूर करें आप लोग। क्लाइव ने उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा निजी व्यापार करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया था। इसके अतिरिक्त आंतरिक कर देना भी इसने अनिवार्य बना दिया था। अब इन प्रतिबंधों से जो हानि हुई थी उसी की क्षतिपूर्ति के लिए अगस्त 1765 में कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापारिक या फिर व्यापार समिति बना दी गई थी, जिसके तहत नमक हो गया, सुपारी, तंबाकू, तीन चीज़ ध्यान रखिएगा, नमक, सुपारी और उसके अलावा हो जाएगा तंबाकू। इस पे यहाँ पे कंपनी के व्यापार के अधिकार को दे दिया गया था। अब ये जो तीन चीज़ें देखेंगे 1765 में ही यहाँ पे दिया गया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बार 1813 में जहाँ पे चाय और चीनी की चर्चा मिलती है वही नमक, सुपारी और तंबाकू की कम चर्चा मिलती है। इस प्रकार ये भी स्टार मार्क करके चलिए, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। श्वेत विद्रोह पहली बार कब हुआ था? 1764 में, 1765, 1766, 1776। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1766 ईस्वी में। बंगाल के सैनिकों को मद्रास के सैनिकों की अपेक्षा यहाँ पे 2 टाइम्स अधिक मिलता था।
2 टाइम्स अधिक मिलता था और क्लाइव की आज्ञा से यह भत्ता बंद कर दिया गया था। जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को दिया जाने लगा जो बंगाल तथा बिहार के सीमा के बाहर कार्य करते थे। इसीलिए यहाँ पे मुंगेर हो गया, मुंगेर। इसके अलावा इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारियों ने इस आज्ञा का विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, श्वेत अधिकारियों के द्वारा इस आज्ञा का विरोध किया गया था। किस संधि के तहत इलाहाबाद तथा कड़ा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था? इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, सूरत की संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि देखिए तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की यहाँ पे दीवानी प्राप्त हुई थी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। साथ ही कंपनी ने मुगल सम्राट पर 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना भी अनिवार्य किया हुआ था। अब यहीं देखेंगे बिहार में जैसे कि उप दीवान सिताब राय को बनाया गया था। इसके अलावा बंगाल की तरफ देखा जाए तो मोहम्मद रजा खान को उप दीवान बनाया गया था। आगे चल के इसी को जब वारेन हेस्टिंग्स आएगा तो इन दीवानों को, उप दीवानों को हटा देगा। कंपनी को किस संधि के तहत अवध कर मुक्त व्यापार करने की यहाँ पे सुविधा दी गई थी? अवध पर, ठीक है, कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि, द्वितीय संधि, सलाबाई की संधि, मंगलौर संधि। अब ए और बी है, देखिए कितना नियर बाई यहाँ पे ऑप्शन बनाया हुआ है। आपको मैं बता दूं कि देखिए इलाहाबाद की जो संधि हुई थी क्लाइव के नेतृत्व में यहाँ पे किया गया था, 2 बार किया गया था। प्रथम संधि देखा जाए तो बंगाल के नवाब था उसमें नज्म दौला और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड है यहाँ पे। और द्वितीय जो संधि की गई थी, सेपरेट किया गया था यहाँ पे अवध का जो नवाब था, ठीक है, अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला के साथ यहाँ पे किया गया था। इस संधि के तहत अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पे, तो किसे में देखेंगे यहाँ पे बफर स्टेट की इनकी जो इच्छा थी पूरी हो गई। इस संधि के तहत अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पे अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई थी तथा कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार की सुविधा भी प्रदान की गई थी। द्वैध शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, रिचर्ड बीचर, लियोनेल कार्टिस। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, लियोनेल कार्टिस। जब 2 शासक देखा जाए एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसी को यहाँ पे बोला जाता है द्वैध शासन है। इसी को यहाँ पे डायरकी भी यहाँ पे बोला जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले लियोनेल कार्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में यहाँ पे किया हुआ था। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर इसका क्लाइव नहीं होगा बल्कि लियोनेल कार्टिस होगा। बंगाल में द्वैध शासन का जो जनक है ये यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और 2 यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसी थी जैसे कि मद्रास, इसके अलावा बम्बई, इसको भी इसी के अधीन यहाँ पे कर दिया गया। इसके तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स हुए यहाँ पे। इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय वारेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया।
यह नाम, यह छाया आवश्यक है, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। यह कथन किस गवर्नर जनरल ने दिया था? विलियम बेंटिक, क्लाइव, डलहौजी, इसके अलावा है कर्जन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, क्लाइव के द्वारा। देखिए, क्लाइव का मानना था कि संपूर्ण शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया है, सत्ता की केवल छाया है। यह बात क्लाइव ने प्रवर समिति, प्रवर समिति इसी को बोला जाता है सेलेक्ट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी को लिखा हुआ था। किस अंग्रेज ने रॉबर्ट क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला या इसकी संज्ञा यहाँ पे दी गई थी? पर्सिवल स्पीयर, रिचर्ड बीचर, बर्क, जॉर्ज कॉर्नवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, बर्क के द्वारा ये बातें बोली गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने सूझबूझ से एक व्यापारिक संस्था को देखा जाए तो प्रादेशिक संस्था में तब्दील कर दिया था। मैंने देखिए बिल्कुल एक क्लर्क से व्यक्ति बंगाल के गवर्नर तक का, बंगाल के गवर्नर तक का सफ़र हासिल किया। तो ये मजाक नहीं था, अपने टैलेंट के दम पे। बंगाल में इसकी भूमिका देखा जाए तो शर्मा, मतलब क्या बोलते हैं कि किंग निर्माता की तरह था, यहाँ पे किंग मेकर टाइप का था। 1765 में वह पुनः बंगाल आया तो उसने कंपनी की नींव को पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब दृढ़ बना दिया। बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को उनके पद से हटा दिया? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलेजली, इसके अलावा है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स। अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि 1765 में जब कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली तो उप दीवान यहाँ पे बनाया गया था। अब यही है, देखिए जब वारेन हेस्टिंग्स जाएगा यहाँ पे, वारेन हेस्टिंग्स आएगा तो उनको सबको यहाँ पे हटा देगा। 1772 की हम लोग बात करें, जैसे कि COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। CO ध्यान रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, द्वैध प्रणाली समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का प्रबंध अपने हाथों में ले ले। तो गलती से आपको BOD नहीं करना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं करना है, चूंकि वो तो आगे आएगा जब 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आएगा, यहाँ पे पिट्स में आएगा, 1784 में आएगा। लेकिन यहाँ COD पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, और इसके अलावा पॉलिटिकल, दोनों ही मामलों को अभी देखा जाए 1772-73 तक अभी कौन कर रहा है? COD ही कर रहा है। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल को उन्हें उनके पद से यहाँ पे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल को। मैंने आप लोग, ठीक है, गवर्नर जनरल के द्वारा, ठीक है, गवर्नर जनरल के द्वारा उनको उनके पद से हटा दिया गया, अर्थात मैंने वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सिताब राय जो भी बनाया गया था, ठीक है, उन लोगों को यहाँ पे हटा दिया गया। मे भी नाम अपडेट हुआ होगा उस समय तक आते आते, क्योंकि उनको 1765 के आसपास ही यहाँ पे बनाया गया था। किस गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट को दिए गए इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले पुनः वापस ले लिए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को दिए गए इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले को पुनः वापस लेकर 50 लाख रुपए अवध के नवाब को यहाँ पे बेच दिए थे, यहाँ पे लेकर, ठीक है। साथ ही 26 लाख रुपए वार्षिक भी बंद कर दिया गया था, ठीक है, जो दिया गया था 1765 में इलाहाबाद की संधि के दौरान यहाँ पे दिया गया था। ये अभी थोड़ा प्रश्न, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आ गया था, उसको मैंने रिटेन कर दिया था, ठीक है। प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब किया गया था यहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे 1792 ईस्वी में किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल रूपरेखा पर आधारित न्याय प्रणाली को अपनाने का प्रयत्न किया हुआ था, जिसमें देखा जाए 1792 नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है, 1772 है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की हुई थी। दीवानी न्यायालय देखा जाए कलेक्टर के अधीन होता था, वे सभी प्रकार के मामले सुनते थे तथा हिंदुओं पर हिंदू विधि तथा मुस्लिमों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। यहाँ 500 रुपये तक के मामले सुने जा सकते थे।
किस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे हो जाएगा 1773, 1833 का हो जाएगा चार्टर एक्ट। बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इस अधिकार क्षेत्र कलकत्ता में रहने वाले, ठीक है, भारतीय तथा अंग्रेज दोनों ही यहाँ पे शामिल थे। कलकत्ता के बाहर रहने वाले लोगों के झगड़े को यह न्यायालय तभी सुन सकता था यदि दोनों पक्ष इसके लिए यहाँ पे स्वीकृति दे दे कि यहाँ पे उसकी कार्रवाई स्वीकृति, ठीक है, जो भी यहाँ पे होना चाहिए। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था। काफ़ी फेमस प्रश्न है, पूछा जा सकता है, बीपीएससी के लिए स्टार मार्क करके चले। लॉर्ड कॉर्नवालिस, कर्जन, हेस्टिंग्स, इसके अलावा है वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स है, इसके अलावा है यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के इंग्लैंड के लौटने पर बर्ग के द्वारा, ये नाम मैंने तभी आपको बताया था, बर्ग के द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया जो कि 1788 से लेके 1795 तक चला। आखिरकार संसद ने उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया और कहा कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित में किया, न कि अपने लिए। भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतें समाप्त कर उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की हुई थी? कॉर्नवालिस है, वेलेजली है, वारेन हेस्टिंग्स है, इसके अलावा है चार्ल्स मेटकॉफ। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे 4 भ्रमण न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 भ्रमण न्यायालय, जिसमें देखा जाए 3 बंगाल में था और एक हो जाएगा यहाँ पे बिहार में। इंपॉर्टेंट हो सकता है बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए, बिहार के लिए यहाँ पे नियुक्त किया हुआ था। इस न्यायालय में अध्यक्ष यूरोपीय ही होते थे तथा काजी और मुफ्ती उनकी सहायता के लिए होते थे। तो जो भी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अध्यक्ष की, ये कोई ना कोई यहाँ पे यूरोपीय होता था और इसको सपोर्ट करने के लिए काजी या फिर यहाँ पे मुफ्ती होते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सहित मतलब सेवा, ठीक है, नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। ये तो बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट, एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी कब्र भारत में कहाँ स्थित है? बक्सर, लखनऊ, ग्वालियर, इसके अलावा है गाजीपुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखा जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी में पुनः गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, परंतु शीघ्र ही इसकी बीमारी से इसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु हो गई थी तो इसी को यहाँ पे गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में इसको दफनाया गया था। प्रथम यूरोपीय जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी? वेलेजली, कॉर्नवालिस, डुप्ले, इसके अलावा है लॉर्ड एमरहर्स्ट। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, सी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम अपनी सेना भारतीय राजाओं को किराए पर दी हुई थी। आगे चल के देखा जाए तो अंग्रेज गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने विस्तृत रूप से, ठीक है, इसको और मतलब कह सकते हैं कि आगे बढ़ाया और सहायक संधि के नाम से यह आगे चल के जाने लगा, लेकिन दिया है प्रथम यूरोपीय, ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। आगे चल के वेलेजली ने इसी को क्या किया, पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड किया, इसको आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने प्रथम सहायक संधि किस शासक के साथ किया हुआ था? अवध, हैदराबाद, मैसूर, इसके अलावा हो जाएगा तंजौर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, अवध, ठीक है। सहायक संधि किस शासक के साथ किया हुआ था? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अवध। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रथम सहायक संधि जो क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद की संधि में यहाँ पे स्थापित किया गया था, अवध के नवाब से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा करने का यहाँ पे वचन दिया हुआ था। बफर जोन के रूप में यहाँ पे अवध को बनाया गया था। तो अक्सर देखेंगे यहाँ पे अवध और हैदराबाद को लेकर कंट्रोवर्सी होती रहती है, लेकिन एग्जाम भी
देखेंगे तो बिल्कुल केयरफुल नहीं होता है, या तो अवध देगा या तो हैदराबाद देगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखा जाए अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया हुआ था। कालांतर में जब सर जॉन शोर ने अवध के नवाब से 21 जनवरी 1798 को एक संधि की तो उसने इस बार यह अनुरोध किया कि वह किसी अन्य यूरोपीय व्यक्तियों को अपनी सेवा में न ले अथवा उनसे कोई संबंध न रखे। बंगाल के शेर के उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस, विलेजली, इसके अलावा है यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, लॉर्ड विलेजली। लॉर्ड विलेजली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के स्थान पर एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया तथा वह स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। शेर मैसूर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आसान सा जवाब होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान को जाना जाता है। इसकी मृत्यु जो हुई थी 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय थी। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था यहाँ पे, याद रखेंगे, विलेजली। प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब किया गया था? 1757, 1793, 1799, 1802। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1793 में। प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में कॉर्नवालिस के ही द्वारा किया गया था। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इंचार्ज बनाया गया था। दरोगा को, चूंकि इससे पहले देखा जाए तो जो भी जमींदार होते थे, पुलिस जैसे जो अधिकार था इन जमींदारों के पास ही हुआ करता था, लेकिन जमींदारों से शक्तियों को छीन के देखा जाए, ठीक है, तो इसने अपनी सेना को, अपने पुलिस को ही यहाँ पे दे दिया, जिसमें एक निश्चित एरिया पे एक थाना हुआ करता था जहाँ पे एक दरोगा हुआ करता था। किस यूरोपीय ने कहा था कि राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं बेचकर सुरक्षा मूल्य है? थॉमस मुनरो, कार्ल मार्क्स, हेनरी बेवरिज, फिलिप फ्रांसिस। यह जो बोला गया था बातें थॉमस मुनरो के द्वारा सहायक संधि के बारे में कहा गया था। पढ़ लीजिए आप। राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं बेचकर सुरक्षा मूल्य ले। ठीक है, सहायक संधि के बारे में बोला गया था थॉमस, ठीक है, मुनरो के द्वारा।